खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर खता से पहले खुदा तुमसे पूछे, बंदे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज का शेर इसलिए कि तेजस्वी यादव जो बिहार में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार अकेले 16 सितंबर से 20 सितंबर तक बिहार अधिकार यात्रा पर निकलेंगे। इस बार उनके साथ राहुल गांधी नहीं होंगे, इस बार उनके साथ मुकेश सहनी नहीं होंगे। उन्हें लग गया कि अकेले ही हम निकलें, अकेले ही चलें। जिस ढंग से 2020 में उन्होंने एक क्षमा बांधी थी पूरे बिहार में घूम घूम करके अकेले दम पे रैली करने की, इस बार उनसे थोड़ी चूक हुई। वो सवार हो गए थे वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के पिछलग्गू बन के, उनके लटकन बन के। उन्हें उम्मीद थी कि राहुल गांधी से उन्हें नतीजा मिलेगा इसकी मेहनत का, कि उन्हें बिहार में विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो विपक्ष का चेहरा तेजस्वी यादव को नहीं बनाने वाली है। वो अपने सिर पे बोझ नहीं लेने वाली है जो लालू प्रसाद यादव के दिनों में हुआ था। अपने सिर पे वो बोझ नहीं लेने वाली है जब राबड़ी देवी के कार्यकाल में वो सरकार में शामिल थे। उस समय जो कुछ भी हुआ था, जो उसे जंगल राज कहते हैं, अराजकता कहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है राहुल गांधी के नेतृत्व में अपने सफल और सुफल और स्वच्छ छवि को लेकर आगे बढ़े। इसके लिए उन्हें ज़रूरी लग रहा है तेजस्वी यादव को बिहार में प्रतिपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री का चेहरा के तौर पर सामने नहीं करे। इससे दुखी होकर, उससे नाराज होकर के, इससे निराश होकर का, निराशा से निकलने की चाहत में तेजस्वी यादव ने तय किया है कि बिहार अधिकार यात्रा पे वो निकलेंगे, अकेले निकलेंगे। बिहार के 10 जिलों की यात्रा करेंगे, उन तमाम जिलों की यात्रा करेंगे जहां पर वोटर अधिकार यात्रा नहीं गई थी। वहां से अपने हिसाब से वो क्षमा बांधेंगे और एक बार जो फिसल गए हैं कांग्रेस की रजामंदी नहीं होने से उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की बात पर, एक बार फिर से अपने को ताकतवर बनाएंगे और लोगों के बीच फिर से पेश करेंगे 20 सितंबर के बाद कि देखो मेरे लोग भी उमड़ते हैं, लोग किस कदर उमड़ते हैं। उन्होंने तय किया है जहानाबाद से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, मगध से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और उसके बाद घूमते टहलते समस्तीपुर वो तमाम इलाके में जाएंगे और वैशाली में जाके 20 तारीख को अपनी यात्रा का समापन करेंगे। 5 दिनों की इस यात्रा में बिहार के 10 जिलों की यात्रा करेंगे और ये तमाम वो जगहें हैं जहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान वो राहुल गांधी के साथ नहीं गए थे। तो खुद अपनी स्थिति, अपनी ताकत को इजहार करने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं तेजस्वी यादव, शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। क्योंकि पूरा जो बिहार का घटनाक्रम है, पूरी जो स्थिति है, उसमें अचानक से वोटर अधिकार यात्रा की सफलता के बाद से कांग्रेस एज पे आ गई है, मजबूती स्थिति में आ गई है, अपने हिसाब से डिक्टेटिंग टर्म में आ गई है। अब जब सीट के बंटवारे की बात हो रही है तो दृढ़ता के साथ कांग्रेस अपनी पोजीशनिंग को मजबूत करके ज़्यादा सीटें मांग रही है, जीतने वाली सीटें मांग रही हैं। उसको कमज़ोर करने के लिए, महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे की स्थिति में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव फिर से इस यात्रा पर निकलने का फैसला कर गए हैं। 2020 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने अकेले दम पर 335 सीटों पर लड़ा, 337 सीटों पर लड़ा था। इस बार भी वो चाहते हैं कि महागठबंधन के अंदर जब सीट बंटवारे की स्थिति हो तो उनका एज बना रहे, उन्हें वहीं 137 या उससे ज़्यादा सीटें मिले और ये बात सुनिश्चित हो जाए कि अगर विपक्ष के प्रति, अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ एक रुष्ट हैं लोग, अगर नाराज हैं तो विपक्ष मजबूती से आए। आरजेडी का पूरा इरादा है कि वो अपने बदौलत 123-125 सीटें हासिल कर लें। उनके किसी की ज़रूरत नहीं पड़े, अगर ज़रूरत पड़े भी एक बड़ी संख्या में, कम संख्या में कांग्रेस या बाकी सहयोगी दलों से सहयोग की ज़रूरत पड़े। एक बड़ा दिलचस्प मामला है, इस यात्रा में मुकेश सहनी उनके साथ रहते हैं या नहीं, क्योंकि मुकेश सहनी बार बार तेजस्वी से इस बात की मांग कर रहे हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो जब ये यात्रा की तारीख घोषित हो गई है बिहार अधिकार यात्रा की, जिसमें कहा गया है आरजेडी अपने साथ चलेंगे, प्रतिपक्ष के नेता चलेंगे, क्या प्रतिपक्ष के इस नेता के साथ मुकेश सहनी रहेंगे इस यात्रा में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता से आश्वासन ले रखा है कि जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनकी सरकार में मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो इसका फैसला लिया जाना बाकी है कि मुकेश सहनी उनके साथ होंगे या नहीं इस 16 तारीख की यात्रा में। अगर होते हैं तो इसका मतलब ये साफ होगा मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव, जिनके बदौलत वोटर अधिकार यात्रा में लोग जुटे थे, भीड़ जुटी थी, वो भीड़ एक बार फिर से इनके साथ उमड़ आएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मुकेश सहनी अपनी अलग राय तय करते हैं, अपनी अलग राह तय करते हैं, जिस ढंग से तेजस्वी यादव अपनी अलग राह तय कर रहे हैं, तो एक विपक्ष के अंदर, जो महागठबंधन के अंदर अलग सा एक स्पष्ट विघटन देखने को मिलेगा मुकेश सहनी अगर उनके साथ नहीं होते हैं। तो ये देखना दिलचस्प है मुकेश सहनी उनके साथ शामिल रहते हैं या नहीं, या फिर 2020 की तरह तेजस्वी यादव अपने दम पर, अपने बदौलत पूरी ताकत के साथ लोगों के बीच निकल रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ जो एक निगेटिव पॉइंट है वो ये है, घर का भेदी लंका डा है। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव उनके खिलाफ खड़े हैं। तेज प्रताप यादव उनके उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कि बड़ा मशहूर है,
उन्हीं की है, तेजस्वी यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी। वहाँ जाकर के लोगों के बीच जाके क्या है कि तुम्हारा नेता तो नाचने में मशगूल है, तुम हमें देखो और हमें हमारे लिए वोट करो, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा तेज प्रताप, टीम प्रताप ने वो सब व्यूह रचना बना रखी है। जिन सीटों पर महागठबंधन की सीटों के बंटवारा में कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलने वाली है, या उन जगहों पर जहां आरजेडी की मौजूदगी है, आरजेडी के नेता को गठबंधन में सीट शेयरिंग की वजह से वो सीटें नहीं मिल पा रही हैं, तो वहां के आरजेडी के नेता टीम तेज प्रताप के बैनर तले चुनाव लड़ने की स्थिति में है। ये अपने आप में बड़ा विघटन का मामला है। इसको लेकर काफ़ी बदनामी होने वाली आने वाले दिनों तेजस्वी यादव की। जैसा हमने कहा कि घर में ही अगर दुश्मन मौजूद हो तो बाहर की लड़ाई ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इस सूरत में तेजस्वी यादव फंसे हुए दिख रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा नहीं, इस बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव को क्या मिलता है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इनकी पूरी जो ये बिहार अधिकार यात्रा है, इस बात को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर के है, इस बात को लेकर भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर के है। भ्रष्टाचार के हिसाब से, जिस हिसाब से पूरी व्यवस्था अट्टी पड़ी है, उस पर हमलावर होने वाले हैं। लेकिन इस हमले में एक और हमलावर, जो तीसरा पक्ष है, प्रशांत किशोर का पार्ट है, जो ज़्यादा ताकत से इस पर हमला कर रहा है। सत्ता विरोधी मतों को हासिल करने के लिए जिस हिसाब से मैदान में तेजस्वी यादव को चुनौती मिल रही है प्रशांत किशोर से, उस चुनौती से वो कैसे पार पाते हैं, ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और लेकिन 2020 जैसा आसान स्पेस नहीं है तेजस्वी यादव के लिए। एक और कांग्रेस उनके साथ रहकर उनकी दुश्मन बनी पड़ी हुई दिख रही है, दूसरी ओर मैदान में तीसरे खिलाड़ी के तौर पर प्रशांत किशोर मौजूद हैं। इस लड़ाई में किस ढंग से क्या 2020 जैसा हनक पैदा कर पाते हैं तेजस्वी यादव। महागठबंधन के बारे में कह रहे हैं 2020 में जो नतीजे थे उससे चंद 12,000 ही वोट ज़्यादा ले करके एनडीए ने अपनी सरकार बना ली। इतना ही नहीं, जब चुनाव परिणाम आए थे उस समय सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई थी। 75 सीट लगभग आरजेडी को मिला था। आरजेडी को उस सीट की वजह से बहुत पीछे छूट गया। आरजेडी को उस सीट की वजह से स्थिति बनी थी कि बिहार विधानसभा में जिस दल सबसे बड़ा दल हो उसे सरकार बनाने की मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। 2020 के नतीजे एक मानक हैं। उस नतीजे में बिहार विधानसभा में सबसे बड़े पार्टी के तौर पर आरजेडी उभर कर आई थी, और उसके पास लेकिन इतनी सीटें, इतने समर्थक दलों के पास इतनी सीटें नहीं थी कि जो वो सरकार बनाने के लिए 123 विधायकों का समर्थन जरूर चाहिए उसे हासिल कर ले, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें लाई थी। और जो हालत है विपक्ष के जो गठबंधन में जो वामपंथी दल है सिर्फ 12 सीटें लाया था। उस सब को मिला करके 123 वाले जादुई आंकड़ों को छूना मुश्किल था। बिहार विधानसभा 243 सीटों वाली है, और उसमें से 123 सीट जिसके पास आएगा, जिस गठबंधन के पास, जिस दल के पास, वही सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत हासिल कर पाएगा। उस सूरत में तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी जो एक सीट कम ले आई थी आरजेडी से, वो जाकर के सरकार बनाई अपने एनडीए के उस चेहरे को सामने करके, नीतीश कुमार को सामने करके, जो महज 43 सीट जीत के आए थे जनता दल यू। लेकिन फिर भी उन्होंने वादा किया था लोगों से उस चेहरे को ही सामने रख के आएंगे और सरकार बनाई। वो एक स्थिति अलग थी 2020 वाली। लेकिन उस 2020 वाली स्थिति में के बल पर तेजस्वी यादव घूम कह रहे हैं कि बिहार में मैंडेट आरजेडी को मिला था सबसे बड़े दल के तौर पर। लेकिन वो मैंडेट दोहराया जा सकता है क्या? क्योंकि जिस तरीके से इस बार के चुनाव प्रशांत किशोर पूरे डोमिनेटिंग अंदाज में हमलावर हैं, आरजेडी को शासनकाल को लोगों को याद दिला रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए भी उसी दौर की याद दिला करके अपने शासन में आगे बढ़ी। तो उसके अलावा जो ब्रांड नीतीश कुमार हैं, जब चुनाव में बिहार जा रहा है तो उस समय काफ़ी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। इस बार महिलाओं के प्रति जो अनुराग है, जो मजबूत अनुराग है एनडीए का, खासकर नीतीश कुमार के, जिस ढंग से उन्होंने हर परिवार की एक महिला को रोजगार भत्ता देने की बात की है, 10,000 रुपये उनके खाते में डालने की बात की, ये सारी चीज़ें तेजस्वी यादव के लिए नई चुनौती के तौर पर उभर रही है। क्योंकि उन्होंने भाई बहन योजना के तहत 2,500 रुपये देने की बात की थी हर महिलाओं को चुनाव जीतने के बाद। नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये दे दिया, वादा नहीं किया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, नई व्यूह रचना रचनी पड़ेगी नए अंदाज से। दरअसल सबसे बड़ा झटका जो लगा है तेजस्वी यादव को, वो झटका कांग्रेस पार्टी से लगा है। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का भावी चेहरा बना के मैदान में उतारेगी, उससे एक क्षमा बंधेगा और एकजुटता के साथ महागठबंधन चुनाव में उतरेगा और फिर वो एक मुकम्मल स्थान हासिल कर पाएगा। लेकिन पूरी लड़ाई में उन्हें नुकसान हो रहा है अपने भाई तेज प्रताप यादव की वजह से भी, और दूसरी ओर राहुल गांधी की ओर से भी, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी। कहते हैं जब ज़्यादा आप संघर्ष में घिरे होते हैं तभी ज़्यादा ताकतवर तरीके से आप वार कर पाते हैं। क्या सच में तेजस्वी यादव इस वार में बाहर निकल पाएंगे, मुश्किलात से बाहर निकल पाएंगे? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मुझे सुनने और देखने के लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।